नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज से 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुड़कर इस सेवा की शुरुआत की। खास बात यह है कि कुल 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों में से 10 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल है, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। बसों का संचालन सेक्टर 90 स्थित बस डिपो से किया जाएगा। डिपो में आधुनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक बस से लगभग 2 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो सकेगी। इस परियोजना का संचालन नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सहयोग से किया जाएगा। ये सेवा 15 जून से शुरू होने वाली एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सेवाओं से पहले एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाना भी पहले की तुलना में अधिक आसान होगा। नई बस सेवा से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को पहली बार संगठित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। को सौगात मिली है, क्या कहना चाहते हैं? ये सिटी का बहुत दिन से डिमांड था। यहाँ पे पब्लिक और जनप्रतिनिधियों का ये बहुत दिन से डिमांड रहा है, तो उसी क्रम में हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। अभी 15 तारीख तक हम लोग 110 बसेस स्टार्ट करेंगे, ई बसेस होंगी, और अनदर 100 हम लोग बाय दिसंबर ऐड करेंगे। हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और अगर पब्लिक डिमांड रहा, पब्लिक यूजेज अच्छा रहा, तो हम लोग टारगेट करेंगे शहर को 500 के लिए रेडी कर सके, ताकि हम लोग 500 बसेस फ्यूचर में चला सकें। सर, क्या क्या कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है? अभी हम लोग जो प्राइमरी रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ये बोटेनिकल गार्डन टू परी चौक, बोटेनिकल गार्डन टू जेवर एयरपोर्ट, बोटेनिकल गार्डन से आपको गौर सिटी चौक, और बोटेनिकल गार्डन से सूरजपुर होते हुए कलेक्टेड। ये एक राउंड देखिए, बहुत बड़ी लंबित मांग थी, खासतौर पर नोएडा की स्थितियों को देखते हुए। नोएडा में जहां प्रदूषण पहले ही बहुत ज्यादा रहता है, एयर क्वालिटी बहुत पुअर रहती है, उस पुअर एयर क्वालिटी के कारण इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, 110 की संख्या प्रथम चरण में है, और जरूरत पड़ी तो इस संख्या को 500 बसों तक ले जाया जाएगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जरूरत भी पूरी हुई है, एक बहुत बड़ी सुविधा का भी पूरा करेगा, और प्रदूषण और एयर क्वालिटी को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आने वाले वैश्विक में जिस तरह से तेल का संकट बढ़ता जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक बसों का और बहुत बड़ा योगदान है। को सौगात मिली है, क्या कहना चाहते हैं? तो वहीं नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य कारण सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग था, और बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल पहचान कर उन्हें दंडित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता परविंदर यादव ने कहा कि किसी भी महिला या बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना गंभीर अपराध है, और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कुछ लोग समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि अदिति यादव विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां निंदनीय है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधन एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान से जुड़े मामलों पर तुरंत सख्त कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को बुलंदशहर रोड स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आरक्षण व्यवस्था और मतदाता सूची के कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण के साथ व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई है, जिससे योग्य लाभार्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर ने आरोप लगाया कि 22 प्रतियोगी परीक्षाओं में पीडीए वर्ग के लिए आरक्षित 11,514 से अधिक पदों पर नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि इस गंभीर अनियमितताओं के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का मुद्दा भी उठाया है। आनंद गुर्जर ने दावा किया कि हापुड़, धलोना,
धोलाना और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में कई नाम 2 से 6 बार दर्ज पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग को भी ईमेल शिकायत भेजी जाएगी। देखिए, एक मुद्दा यह है पीडीए आरक्षण घोटाला, जो भाजपा सरकार के 9.25 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। 9.25 साल के कार्यकाल में जो भाजपा के द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं, भर्ती की गई हैं, उसमें तमाम तरह के घोटाले सामने आए हैं, जिसकी एक सूची मेरे पास मौजूद है। शिक्षकों की भर्ती हुई, इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था 27%, लेकिन ओबीसी का आरक्षण मिला 3.86%, यानी कि 23.16% आरक्षण की लूट हुई। और एससी का आरक्षण होना चाहिए था 21%, लेकिन 16.2%। की रिपोर्ट ने पीडीए वर्ग के 30%, यानी कि 2000 सीटों के घोटाले को माना है। इनकी रिपोर्ट में आया 2000 सीटों का घोटाला इसमें हुआ है। 2022 के चुनाव से पहले स्वीकार किया गया था शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट हुई है और 6800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की है, अलग से एक सूची जारी कर दी इनके द्वारा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार ने एसटी वर्ग की 1133 पद एसटी वर्ग के एससी और एसटी वर्ग के लूट लिए, उनको उनके पद खाली छोड़ दिए गए। उसी के साथ साथ दूसरी भर्ती है तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रेड बस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। एयरपोर्ट और बस सेवा प्रदाता के बीच ये देश की पहली ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस साझेदारी के तहत एयरपोर्ट से आगरा, मथुरा, लखनऊ, देहरादून और चंडीगढ़ समेत 20 से अधिक शहरों के लिए सीधी इंटरसिटी बस सेवाएं उपलब्ध होगी। यात्री रेड बस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एयरपोर्ट आने जाने के लिए आसानी से बस टिकट बुक कर सकेंगे। यात्रियों को जीपीएस आधारित लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता आलोक कुमार ने की है। बैठक में 25 से 9 सितंबर तक आयोजित होने वाली ट्रेड शो की तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्था समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरी की जाएगी ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ये प्रतिष्ठित ट्रेड शो इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों और उद्योग जगत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ना है। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और वितरण का बड़ा अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए व्यापारी संभावनाओं को बढ़ाने का मंच भी प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में और निर्यात को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं रॉकी अपहरण एवं हत्याकांड के मुख्य आरोपी शुभम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिखेड़ा क्षेत्र में राजबाह रोड पर हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी शुभम गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार शुभम रॉकी के अपहरण और हत्या के मामले में वंचित चल रहा था। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को खेत में दबा दिया था ताकि वारदात के साक्ष्य छिपाए जा सके। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 4 आरोपी को जेल भेज दिया है। इसमें मृतक की पत्नी, उसका बेटा, बेटे का दोस्त और एक अन्य आरोपी भी शामिल है। अब मुख्य आरोपी शुभम की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को मामले में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के अनुसार रॉकी हत्याकांड जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल घायल आरोपी पुलिस की निगरानी में है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के बेड़ासा के रहने वाले विकसित रॉकी के अपहरण तथा हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए सिखेड़ा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पूर्व में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके सिखेड़ा पुलिस जेल भेज दी है। उसके अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि
विकसित उर्फ रॉकी के हत्या के प्रकरण में वांछित चले एक अभियुक्त शुभम आज कहीं भागने के फिराक में तथा अवैध असलहे के साथ लैसे और कहीं निकल रहा। इस सूचना पर सिखेड़ा पुलिस ने टीम तैयार कर मुखबिर के बताए स्थान पे चेकिंग कार्रवाई शुरू कर दी। बेहड़ा अस्सा चौराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक आने पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस के रोकने पर न रुका और पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की, सूक्ष्म फायरिंग की, उससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ उसने अपना नाम शुभम पुत्र हरिंदर निवासी कादीपुर थाना भोपा का रहना बताया है। इसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। पूछताछ पे इसने बताया कि दिनांक 18 मई को विकसित उर्फ रॉकी के अपहरण तथा हत्या के मुकदमे में यह शामिल था तथा इसने अपने ही खेत में उसके शव को गाड़ा था और मुठभेड़ के पास। तो वहीं खुर्जा नवीन मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंडी परिसर के अंदर स्थित 4 दुकानों के साथ बड़ी संख्या में रखी प्लास्टिक की क्रेटों और फलों के भंडार में आग फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग की चपेट में आने से दुकानों में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्लास्टिक क्रेटों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आज जो मंडी में ये कई दुकानों में आग लगी है, वो कैसे आग लगी है? ये पता नहीं, कोई रहता नहीं है शाम के टाइम में, तो पता नहीं कैसे, बता नहीं सकते कैसे लगी है आग, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ है। 1400-1500 क्रेट मेरी जल गई। कुछ माल अंदर जो बचा था आज वो सब जल गया, जो खाते वाते थे वो सब जल गया अंदर। कितनी दुकानों में आग लगी? 3 दुकानों में आग बढ़ चुकी है अंदर। सबसे ज्यादा मेरी में ही गई है। तो मेरी में बारदाना रखा था अंदर भी, 450-500 क्रेट अंदर रखी थी, वो भी जल गई। कुछ गत्ता भी रखा था, वो भी जल गया। वो कितना नुकसान आपका? 3 दुकानों में 3.5 लाख रुपए का मेरा अकेले का नुकसान है। और दुकानों की बात? और दुकानों की बता नहीं सकता, अंदर क्या क्या किसकी दुकान में कह नहीं सकता है। औरों का भी नुकसान है। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पे काबू है, फायर ब्रिगेड मंगाई थी, जब उससे आग पानी से आग पे काबू पाया। आग बहुत तेज थी, कोई था नहीं जो पता नहीं पड़ पाई। मेरा नाम रईस अहमद है सर। हाँ। ये मंडी में दुकान जी में आग लगी है। कितनी दुकानों में आग लगी? ये 4 दुकानों में आग लगी है सर, करहंदे, और इसमें मलबे के सारी दुकानें खत्म ही है बिल्कुल इस तरीके से। आप भी देख रहे हैं उस चीज को, करहंदे यहाँ पर। और अब से पहले भी आग लग चुकी है यहाँ पर करहंदे। 7 तारीख में भी लगी थी एक आग कनेपल्ली तरफ को करहंदे। आग का कारण क्या रहा है? आग का कारण क्या बताएं, हम तो लोग चले जाते हैं यहाँ से। आग लगती है। तो वहीं बारिश के बाद रामलीला टीला क्षेत्र में जल भराव की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि गलियों से लेकर कई घरों तक पानी घुस गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामलीला टीला रोड कई महीनों से टूटी पड़ी है, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। गंदे पानी और जर्जर सड़क के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और रोजमर्रा के कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं से दूर हो गए हैं। नाराज स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और नगर पालिका से जल्द सड़क निर्माण कार्य करने की मांग की है। वहीं गाजियाबाद में अब जिम ट्रेनरों की पहचान छिपाना आसान नहीं होगा। जिला प्रशासन ने जिले के सभी जिमों में कार्यरत ट्रेनरों का सत्यापन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी ट्रेनरों के लिए आईडी कार्ड पहनना भी अनिवार्य किया जा रहा है। प्रशासन का ये कदम हाल ही में शामली में सामने आए धर्मांतरण से जुड़े आरोपों के बाद उठाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिले के सभी जिमों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। प्रशासनिक टीम
जिमों में जाकर ट्रेनरों की पूरी जानकारी जुटाएगी। उनके नाम, पते और अन्य दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जाएगा। देखिए, हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे जो जिम ट्रेनर हैं अपनी पहचान छुपा के वहाँ पे काम करते हैं और कुछ छद्म नाम रख के और उसके माध्यम से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ऐसे भी मामले आए कि जिसमें अपनी पहचान छुपा कर और अन्य कोई नाम बताकर, अन्य धर्म बताकर, अन्य कोई अपनी पहचान बताकर उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे ठगने का काम किया गया, परेशान करने का काम किया गया और उनके साथ में अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हुई है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी जो जिम के ओनर्स हैं सभी को अभी एडीएम सिटी की तरफ से एक ऑर्डर इशू होगा, जिसमें जितने जिम ट्रेनर्स हैं वहाँ पे एक तो सभी का पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे किराएदारों को हम कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनको वहाँ पे रखें। और दूसरा, सभी को आई कार्ड पहनना भी हम लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं, जिसमें उनका रियल नाम क्या है पूरा उसमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग ले रहा है उनके बारे में पूरे तथ्य हो जाने, सही नाम और सही पता, पूरी पहचान उनके बारे में जाने। और जब वेरिफिकेशन होगा उसके माध्यम से किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं। तो वहीं बुलंदशहर खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक दर्दनाक हादसे में रेलवे वेंडर अमर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब गोरखनाथ एक्सप्रेस के सामने वेंडर के कूदने की बात सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेंडर को बचाने के प्रयास में जीआरपी के सिपाही सुनील भी ट्रैक पर कूद पड़े। हालांकि सिपाही की जान बाल बाल बच गई, लेकिन वेंडर अमर को नहीं बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि घटना पहले से ही दो वेंडरों के बीच विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए खुर्जा जीआरपी मौके पर मौजूद थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने खुर्जा जीआरपी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर स्थित तनिष्क शोरूम में हुई चोरी के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में शोरूम के एक सेल्स कर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। एसपी सूर्यबाली मौर्य के अनुसार सुबह पुलिस को शोरूम में चोरी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जांच और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में सामने आया कि शोरूम के सेल्स कर्मी नितिन वर्मा ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कथित शोरूम चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फुटेज में नितिन वर्मा को चाबी से शोरूम का ताला खोलते हुए देखा गया। पुलिस के मुताबिक शोरूम की चाबी गौतम राज के पास रहती थी। मामले में गौतम राज को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और पुलिस के तहरीर के आधार पर थाना कविनगर में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के सफल आवरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को लाया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आज दिनांक 12 जून 2026 को समय करीब 10 बजे सुबह थाना कविनगर को जरिए दुर्भाग्य सूचना प्राप्त होती है कि आरडीसी स्थित तनिष्क शोरूम में चोरी हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचती है तो जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि स्टोर के सेल्स कर्मी नितिन वर्मा सन ऑफ संजय वर्मा द्वारा इन अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दुकान में चोरी की जा रही है। नितिन वर्मा द्वारा यह सीसीटीवी देखने में पता चला कि दुकान की चाबी खोली जा रही है। यह चाबी कैशियर गौतम राज के पास रहती थी। गौतम राज को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस समस्त घटनाक्रम पर तहरीर प्राप्त कर थाना कविनगर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा घटना के सफल अनावरण। तो वहीं नोएडा सेक्टर 49 क्षेत्र स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति फंसे हुए थे, जिन्हें पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार 86 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 83 वर्षीय पत्नी फ्लैट के अंदर मौजूद थे। अधिक उम्र होने के कारण दोनों चलने फिरने में असहज थे और फ्लैट भी अंदर से बंद था। आग लगने के बाद पूरे फ्लैट में धुआं भर गया और जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान
हाइड्रोलिक मशीन की मदद से फ्लैट का दरवाजा काटा और जान जोखिम में डालकर दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद दंपति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात सामान्य और स्थायी पाई गई। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और तपती लू के बीच क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधी चलने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। दोपहर के बाद आसमान में घने काले बादल छाए दिखे। देखते देखते तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं की रफ्तार करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है, जिससे कई स्थानों पर धूल का गुब्बार भी छा गया और दृश्यता भी प्रभावित हुई। आंधी के चलते तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अचानक बदले मौसम से बड़ी राहत मिली है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने राहत भरे मौसम का आनंद लिया। मौसम में आए इस बदलाव से पूरे क्षेत्र का वातावरण खुशनुमा हो गया है। हालांकि तेज हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थान पर आवश्यक रूप से ना रुकने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।